Assalamu alaikum. Welcome to the lecture for fourth week of our ongoing online distance learning classes. आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं that is design of bevel gear and worm gear. So सबसे पहले जो है हम bevel gear पे हम इसको डिस्कस करेंगे. So आपके पास जो ये सामने आपके पास फिगर है that is for the bevel gears in application differential मैकेनिज़्म के अंदर यूज़ हो रहा है और इस तमाम जो हैं ये आपके पास बेवल गियर्स ही हैं. उसके बाद हम बजाय इसके कि पहले हम इसके ऊपर आए हम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं. जो सर्कुलर पिच और पिच डायमीटर यूज़ होंगे दे बोथ आर मेजर्ड एट द लार्ज एंड ऑफ द टूथ, यानी कि क्रस्ट वाली साइड से वहाँ से आप इसे मेजर करेंगे और and both the circular pitch and the pitch diameter are calculated in the same manner as the spur gear. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये फिनोमेना अकर हो रहा होता है ये कुछ एक इमेजिनरी स्पर गियर का फिनोमेना अकर हो रहा होता है जहाँ ये दोनों गियर्स इन कांटेक्ट आते हैं जो कि आपको यहाँ से विजिबल है और बिल्कुल वही फिनोमेना जो है अकर हो रहा है. उसके बाद जो है पिच एंगल अगर आपने फाइंड आउट करना है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टीथ पिनियन या गियर के, उनसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. स्मॉल गैमा दैट इज़ फॉर द पिनियन, कैपिटल गैमा इज़ फॉर द लार्जर बेवल गियर या फिर जो आपके पास गियर है उसके लिए है. और इसी तरह जो है जो एंगल है आई थिंक वो यहाँ से अब आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो रहे होंगे. ठीक है, दैट इज़ कैपिटल गैमा, दैट इज़ स्मॉल गैमा. अगर हम इसके टाइप्स पे बात करें सो हमारे पास भी हम इसको डिस्कस नहीं करते, इस पर भी हम आएंगे. हमारे पास 5 बेसिक टाइप्स हैं. एक हमारे पास जो सबसे पहले स्ट्रेट बेवल गियर्स हैं, स्पायरल बेवल गियर्स हैं, ज़ेरोल बेवल गियर्स हैं, हाइफॉइड बेवल गियर्स हैं और स्पायरॉइड बेवल गियर्स हैं. सबसे पहले जो है स्ट्रेट बेवल गियर्स पे आ जाते हैं. जो स्ट्रेट बेवल गियर्स हैं बेसिकली दे आर कट बाय 20 डिग्री प्रेशर एंगल एंड अनइक्वल डेंडर एंड फुल डेप्थ टीथ. ठीक है जी. और जो कॉन्टैक्ट रेशियो खैर इसकी वजह से खैर इंक्रीज़ हो जाएगी. जो है अभी हमने स्टेप्स लिए अवॉइड्स अंडर कट और ये उन जगहों और एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिनियन, बट इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं. These gears are usually used for pitch line velocities up to 1000 feet per minute or when noise level is not an important consideration. यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप यहाँ शेप को देखें तो आपके पास यहाँ सिंपल आपके पास एक गियर है और ये स्ट्रेट अवे जो है आपके पास यूँ इस फॉर्म में जो है आपके पास ये फॉर्म अप हो रहा है. सो डैट इज़ द स्ट्रेट बेवल गियर. ओके, उसके अलावा जो है अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे. ठीक है, जो कि हमारे पास है स्पायरल बेवल गियर. स्पायरल बेवल गियर आप यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये बेसिकली एक कर्वेचर की फॉर्म में हो रहा होगा या फिर आई थिंक यहाँ से आपको इस फिगर से बेहतर आइडिया होगा जो कि ये मौजूद है. अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास ये कर्वेचर में आपके पास ये आ रही है ये चीज़. ठीक है, ये कर्व एक फॉर्म हो रहा है और ये साथ साथ जैसे जैसे कर्व भी फॉर्म हो रहा है और साथ साथ जो है आपके पास अगर हम यहाँ से देखें तो जब आपका टीथ स्टार्ट होगा तो बेसिकली वो या ऐसे भी मूव कर रहा होगा, यानी कि कुछ इस किस्म की शेप बन रही होगी. दैट इज़ द स्पायरल बेवल गियर. अच्छा, जो स्पायरल बेवल गियर है यानी कि आप कह लें उन पॉइंट्स पे हमारे पास यूज़ होता है जहाँ नॉइज़ लेवल इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, एक चीज़. दूसरे के दैट इज़ यूज फॉर हायर वेलोसिटीज़. ठीक है, और आप इसे ये भी यानी कि आप कह लें जो स्पायरल बेवल गियर है सॉरी नेचर ऑफ कांटेक्ट है वो तकरीबन सेम है बिल्कुल जो है आपके पास स्ट्रेट बेवल गियर की तरह ही है, बट लाजमी बात है कुछ थोड़ा बहुत जो क्योंकि स्पायरल शेप है उसकी वजह से थोड़े बहुत डिफरेंसेस इसके जो हैं वो कांटेक्ट में और स्ट्रेट और इसमें आपको देखने को मिलेंगे. और उसके बाद थर्ड वन जो हमारे पास ज़ेरोल बेवल गियर्स हैं. ज़ेरोल बेवल गियर्स जो हैं बेसिकली एक पेटेंटेड हैं. इसमें बेसिकली आपके पास क्या है कि यानी कि अगर आप यहाँ से देखें जो हमारे पास स्ट्रेट आपके पास गियर्स हैं वो तो एक स्ट्रेट लाइन में बेसिकली यूँ प्रोग्रेस करें. अगर आप कह लें कि कुछ इस किस्म का शेप हो जो कि आपके पास इंक्लाइंड भी हो यानी कि स्ट्रेट होने के साथ साथ यानी कि कुछ इस किस्म की शेप बन रही हो कर्व में, और हालांकि ये कर्व आपके पास यहाँ भी फॉर्म हो रहा है आपके पास स्पायरल में, मगर स्पायरल में और जो है इसमें फ़र्क ज़ेरोल में ये है कि ज़ेरोल का जो है जो स्पायरल एंगल है वो ज़ीरो है. यानी कि बेसिकली इस कर्वेचर को यूँ फॉर्म होने के बजाय अगर ये कर्वेचर आपके पास कर्वेचर की जगह कि स्ट्रेट लाइन में आपके पास यूँ आ रहा हो, सॉरी यानी कि कुछ इस तरह से आ रहा हो, सो दैट वुड बी द सिंपल ज़ेरोल बेवल गियर. ठीक है जी. ज़ेरोल बेवल गियर जो है उनके साइज़ इतने खैर बड़ा नहीं होते स्पायरल गियर की निस्बत,
बट दे कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट बेवल गियर्स। और लाजमी बात है इसमें जो है आपको एडवांटेज ये है कि आप नॉइज़ कंसिडरेशन हम इसे जो है अटेन कर सकते हैं, और सब्सिट्यूट है स्ट्रेट बेवल गियर का। जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रोसेस यूज़ होंगे दोज आर आल्सो सिमिलर टू द स्ट्रेट बेवल गियर्स। उसके बाद है हमारे पास हाइपॉइड बेवल गियर। हाइपॉइड बेसिकली एक टाइप ऑफ शेप है, ठीक है, और हाइपॉइड की यानी कि कह लें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो है यूटिलाइज़ किया जाता है वो सिर्फ ये है कि आपके पास जो इसका लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली फॉर्म हो रहा था वो कुछ इस किस्म से है कि द एक्शन बिटवीन द गियर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यानी कि इसका जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं दोज आर मच सिमिलर दोज ऑफ वॉर्म गियर। यहाँ से जो है आपको ये आई थिंक बेहतर आइडिया भी हो रहा होगा कि ये बेसिकली ये कुछ इस किस्म का अगर कॉन्टैक्ट आपके पास डेवलप हो रहा है, सो दैट इज़ द हाइपॉइड गियर। और उसके बाद जो है स्पोराइड बेवल गियर हैं। स्पोराइड बेवल गियर जो हैं सिंपल एक्सटेंशन है इसकी। सिर्फ जो ड्रॉबैक है हमारे पास हाइपॉइड बेवल गियर्स का वो सिंपली ये है कि आपके पास जो शाफ्ट ऑफसेट है उसकी लिमिटेशन इसमें बहुत कम है, यानी कि शाफ्ट में अलाइनमेंट है तो उसको केटर नहीं करता इतना ज़्यादा। सो उसको कवर अप करने के लिए हम स्पोराइड बेवल गियर यूज़ कर देते हैं। अगर आप यहाँ फिगर में भी देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास सिंपल स्पोराइड बेवल गियर है वो एक सिंपली एक एक्सटेंशन है आपके पास हाइपॉइड बेवल गियर की। सो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं। अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात कर लें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये हर एक को हम जो है डिस्कस करें, और ना ही इनके दरमियान जो डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स कह लें डिज़ाइनिंग जो मेथडोलॉजी है वो सिमिलर, फार्मूलाज वगैरह हर एक के लिए डिफरेंट है। सो जो हमारे करिकुलम में शामिल है वो सिर्फ हमारे पास स्ट्रेट बेवल गियर शामिल है और हम स्ट्रेट बेवल गियर को ही डिस्कस करेंगे। ओके उसके बाद जो है दो तरह हम इस अप्रोच को लेके चल सकते हैं कि हम पहले तमाम चार्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें देख लें कि ये फार्मूला क्या है, ये है वो है, मगर लाजमी बता उससे चीज़ें रिमेंबर करना आई बिलीव जो है आपके लिए मुश्किल होगा कि कौन सा पैरामीटर जो है क्या नहीं है। सो इसका बेहतर हल ये है कि हम सॉल्व करते जाएं और जैसे जैसे वो पैरामीटर आता जाएगा उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। दो तरह की जी स्ट्रेसेस हमारे पास लगती हैं गियर एनालिसिस में, हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर अप की हैं ये चीज़ें। फर्स्ट वन हमारे पास जो है कह लें कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस हैं, उसके बाद हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं। कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस में हमने फाइंड आउट करना, सो कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस के लिए आपके पास ये फंडामेंटल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस इक्वेशन में हमारे पास वो इक्वेशन गिवन है। सेकंड इक्वेशन जो उसमें हम परमिसिबल या फिर अलाउेबल हम स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। जो फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय AGMA या फिर अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जो बेसिकली इन सारी चीज़ों को डील करती है, और उसको जो है कन्वर्ट किया गया है आपके पास यहाँ सिंपल SI यूनिट्स में जो कि सिग्मा H की फॉर्म में शो हो रहा है। इसी तरह जो है बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए भी इसी तरह फार्मूला है, रिलेशन है, और उसको जो है यूटिलाइज़ किया गया इन इंपीरियल यूनिट्स एंड इन SI यूनिट्स। अगर हम जो है बुक की अप्रोच देखें जो कि आपके जो है यहाँ बुक में अवेलेबल है, उसमें सिंपल उसने आपको बताया कि जी आपने तमाम अननोन्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ज्योमेट्री के, फोर्स एनालिसिस से रिलेटेड, स्ट्रेंथ एनालिसिस से रिलेटेड। उसके बाद जो है आपने ये तमाम पैरामीटर्स जो है आपने पुट कर देने हैं। सबसे पहले हम गियर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस में कॉन्टैक्ट स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे गियर की, उसके बाद परमिसिबल या अलाउेबल हम फाइंड आउट करेंगे जो कि सेकंड इक्वेशन है SWC में। उसके बाद इसका वेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह जो है उसके अलावा जो है हम बेंडिंग के केस में भी यही प्रोसीजर रिपीट कर रहे होंगे, और इस तरह हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, इस तरह हम गियर एनालिसिस कर सकेंगे। एग्जांपल पे आ जाते हैं जी। पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रेट टूथ माइटर गियर्स लिस्टेड इन कैटलॉग हैज़ अ डायमीटरल पिच ऑफ 5 एट द लार्ज एंड 25 टीथ, 1.1 इंच फेस विड्थ, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्मल प्रेशर एंगल, ये भी हमें गिवन है। गियर हमें बता दिया गया जी ग्रेड 1 स्टील है, थिकनेस इनकी हार्डनेस बता दी गई है 180 है। ओके यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि जी द गियर्स आर बेसिकली क्राउनिंग में होता क्या है कि आपके पास जो फेस आपके पास होता है गियर का, ठीक है, अगर हम लेट से यहाँ एक स्पर गियर हम सिंपल एक गियर की एक फॉर्म बना लेते हैं। आपके पास ये लेट से गियर टीथ है खूबसूरत सा। सो जो इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, और इसी तरह सेकंड साइड पे हमारे पास एक्चुअली होता क्या है इन इंडस्ट्री के, आपके पास लेट से गियर मिसअलाइनमेंट हो गई है, या आपके पास जो है फॉर सम रीज़न
आपके पास सही से वो जो टॉर्क है वो या कह रहे हैं ट्रांसमिट नहीं हो रहा, या फिर जो है आपके पास कुछ और आपके पास जो है उसमें इशू हो रहा है, ट्रांसमिशन इशू हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि गियर को क्राउनिंग इसका करते हैं। क्राउनिंग क्या होगी कि आप इसकी एक तो ये अलोंग द फेस आप इसकी एक ये थिकनेस भी कम कर दें और एक हल्का सा इसमें कर्वेचर लेके आएं। जब इसमें कर्वेचर वगैरह यानी कि आपका आएगा तो इससे हमें एडवांटेजेस हमें क्या हासिल होंगे कि अगर गियर में आपको इशू आ रहा है, नॉइज़ का इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर एक बैरलिंग का एक फिनोमेना होता है, अगर लेट से वो फिनोमेना कवर अप हो रहे हैं, सो उन केसेस में जो है यहाँ आपके वो हम इस तरह इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द क्राउनिंग। और उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, और यहाँ हमें ये बता दिया गया जी दैट इज़ इंटेंडेड फॉर जनरल इंडस्ट्रियल यूज़। उसके बाद है क्वालिटी नंबर ऑफ 7, ठीक है जी, नोन है हमें। इट इज़ लाइकली दैट द एप्लीकेशन इंटेंडेड विल रिक्वायर आउटबोर्ड माउंटिंग ऑफ गियर्स, ठीक है। फैक्टर सेफ्टी 1 हमने पुट करके 10 पर साइकिल, लाइफ 0.9 रिलायबिलिटी है। स्पीड अगर आप देखें आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1000 फीट पर मिनट, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेट बेवल गियर के लिए कंडीशन है। फाइंड द पावर रेटिंग ऑफ दिस गियर सेट बेस्ड ऑन AGM में बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है जी, फाइंड आउट करने अभी जो है हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये तमाम हमने जो है वेयर के लिए भी फाइंड आउट करना है, फिर रिलायबिलिटी चेंज करके, रेवोल्यूशन चेंज करके हमने फैक्टर सेफ्टी हमने 1.5 पुट करके पावर रेटिंग्स हमने फाइंड आउट करनी। जी स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो पैरामीटर्स दरमियान में आएंगे उनको हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। ओके जी, सो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हमने पिच डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो पिच डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपल हमारे पास रिलेशन है वो नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय द डायमीटरल पिच। सो दैट इज़ 25, ये हमारे पास 5 है, सो हमारे पास जो पिच डायमीटर है वो 5 इंच आ जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी जो है वो आपके पास पाई डी एन डिवाइडेड बाई 12, यानी कि पाई इंटू डी विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाई एन विच इज़ 600 and yes, that is 600 revolution per minute. So 600 divided by 12, इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा अराउंड 785.4 फीट पर मिनट। और इसके बाद जो हमने सेफ्टी फैक्टर हम लिख लेते हैं वो हमारे पास जो बेंडिंग है उसके केस में भी 1 है, और जो हमारे पास कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस है उसके केस में भी इनिशियली वो 1 है। उसके बाद ओवरलोड फैक्टर जो है हमने सिंपली पहले भी डिस्कस किया था कि ओवरलोड फैक्टर जो है आपके जो एक्स्ट्रा लोड लेट से अगर आपके पास शाफ्ट के ऊपर आ जाता है और इस तरह की उनकी जो मिसअलाइनमेंट है उसको केटर करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब चूंकि ये कंडीशन जो है हमारे पास ये यूनिफॉर्म हमारे पास कंडीशन हैं, ठीक है। सो इस वजह से जो है हम यहाँ ओवरलोड फैक्टर जो है K0 इक्वल्स टू 1 लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है डायनामिक फैक्टर फाइंड आउट करना है। डायनामिक फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए QV जो है हमें गिवन है कि वो 7 है, और डायनामिक फैक्टर भी हमने बात की थी कि जो वेलोसिटी वगैरह और इस केसेस को हम कवर करते हैं, बल्कि इनफैक्ट चलें इसको देख लेते हैं यहाँ से। सो जी डायनामिक फैक्टर आर यूज्ड टू अकाउंट फॉर इनएक्यूरेसीज इन द मैन्युफैक्चर एंड मैशिंग ऑफ द गियर टीथ इन एक्शन, ठीक है। क्वालिटी नंबर 3 to 7 इंक्लूड मोस्ट कमर्शियल क्वालिटी गियर, 7 हमारे पास जो है केस में गिवन है। सो हम यहाँ से इसको यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि जी हमारे पास जो QV है डैट इज़ इक्वल टू 7, और इसी तरह जो हमारे पास B है डैट वुड बी इक्वल टू 0.25 इंटू 12 माइनस 7 रेज़ टू द पावर 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो दैट वुड बी अराउंड 0.731। इसी तरह हम यहाँ से A फाइंड आउट करते हैं। सो A वुड बी इक्वल टू 50 प्लस 56 इंटू 1 माइनस B विच इज़ 0.731, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये आपके पास आएगा अराउंड 65.06। इसी तरह जब हमने KV फाइंड आउट करना है, सो KV का जो रिलेशन है दैट वुड बी इक्वल टू
65.06 plus square root of v which is 785.4 divided by a again 65.06 raised to the power b which is 0.731. सो ये हमारे पास रिलेशन आएगा 1.299. अच्छा, इसी तरह जो है एक इसमें चेक यूज़ होता है कि जो है अगर आपके पास डायनामिक फैक्टर है वो आपने सही लिया भी है कि नहीं. सो उसमें हमारे पास होता क्या है कि जो रिलेशन है वो गिवन जो हमारे पास होता है, ठीक है, एक इक्वेशन 15.8 है आई गेस. सो दैट वुड बी वी टी मैक्स. नॉर्मली इसको करने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल हम यहाँ कर रहे हैं. ए विच इज़ 65.06 और यहाँ प्लस होगा सॉरी क्वालिटी नंबर विच इज़ 7 माइनस 3 और इसका स्केयर. सो दैट वुड बी इक्वल टू 4769 फीट पर मिनट. बल्कि एक मिनट रुके, हम यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पेस्ट ही कर लेते हैं. ओके जी. सो ये फार्मूला आ गया, ठीक है, जिस फार्मूला को हमने यूटिलाइज़ किया और ये फाइंड आउट किया. अब चूंकि हमारे पास जो वी टी मैक्स है, यानी कि अगर हम देखें कि 4769 जो है डैट इज़ वे मच ग्रेटर देन 785.4, इसका मतलब है कि हमारे पास जो के वी है वो वैलिड है. सो हमें इस तरह का कोई इशू नहीं है. ओके जी. इसी तरह जो है अब हम के एस के ऊपर आ जाते हैं जो कि साइज़ फैक्टर फॉर बंडिंग है. अगर हमने के एस फाइंड आउट करना है सो उसके लिए जो हमारे पास जो पिच डायमीटर पिच है वो बेसिकली इस रेंज के अंदर फॉल कर रही है और फिर हमने सिंपली यहाँ से जो लिखना है डैट वुड बी के एस वुड बी इक्वल टू 0.4867 प्लस 0.2132 डिवाइडेड बाई 5. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डैट वुड बी इक्वल टू 0.529. ओके जी. सो ये भी हमने कर लिया है. उसके बाद जो है हमने क्राउंडिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है सी एक्स सी, चूँकि हमारे पास ये अनक्राउंड है सो इसके लिए ये 2 होगा. इसी तरह उसके बाद साइज़ फैक्टर ऑफ पिटिंग रेजिस्टेंस पे हम आ जाते हैं. अब हमारे पास जो फेस विड्थ है वो 1.1 है. सो बेसिकली हम इस रेंज में लाइक आ रहे हैं. सो हमारे पास जो सी एस है डैट वुड बी इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाई बाय एफ विच इज़ 1.1 प्लस 0.4375. सो इसको यही हम कर लेते हैं. विच इज़ 0.575. सो हम यहाँ सिंपली इसको लिख देते हैं 0.575. इसको फिर लगता है डिलीट कर देते हैं. ओके. सो सी एस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और सी एस को फाइंड आउट करने के बाद हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर आ गए के एम के ऊपर. और यहाँ हमारे पास जो है यहाँ सबसे पहले के एम बी हमने फाइंड आउट करना. के एम बी हमारे केस में 0.25 होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई भी जो है मेंबर वो स्ट्रेडल माउंटेड नहीं है. इनफैक्ट जो हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है वो ये गिवन है कि दे विल रिक्वायर आउटबोर्ड माउंटिंग ऑफ द गियर्स. ठीक है. सो इसकी वजह से हम यहाँ से के एम बी जो है हम 1.25 लेंगे और इसी तरह अब जो के एम है डेट वुड बी इक्वल टू के एम बी यानी कि 1.25 प्लस 0.0036 और एफ यानी कि 1.1 और इसका स्केयर. सो के एम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1.254. ओके. उसके बाद जो है हमने साइज लेंथ वाइज कर्वेचर फैक्टर फाइंड आउट करना है. अब जो हमारे पास स्ट्रेट बेवल गियर उसमें कोई कर्वेचर नहीं होता उसकी वजह से ये 1 होगा.
इसी तरह जो है अब हमने पिटिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, पिटिंग रेजिस्टेंस ज्योमेट्री फैक्टर। ओके, अब देखें जो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ थे वो थे 25, यानी कि हम इस पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं यहाँ। और इसी तरह जो है जो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ पिनियन के और नंबर ऑफ जो हमारे पास टीथ हैं गियर के वो भी हमारे पास 25 है। सो बेसिकली वो ये पॉइंट बनता है। और इस पॉइंट से जो है अगर लेट से हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दें, सॉरी इसको थोड़ा सा उधर होना चाहिए था, इसको यहाँ से इस पॉइंट पे बेसिकली ये मीट कर रहा है। सो ये पॉइंट जो है अराउंड 0.065 बनेगा, क्योंकि 0.06 और 0.07 के दरमियान है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली कि हमारे पास जो आई है डैट इज़ इक्वल टू 0.065। ओके जी, अब हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्योमेट्री फैक्टर जे फाइंड आउट करना है। और जे के लिए हम दोबारा यहाँ ये नंबर ऑफ़ टीथ हमारे पास पिनियन के हैं, सो हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टीथ जो है आपके पास दूसरी लाइन है वो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ जो है डैट इज़ ऑल्सो 25। सो हम बेसिकली यहाँ हम आ रहे होंगे इस लाइन पे। ये लाइन 0.22 से कम है और हम बुक की नोटेशन ही यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ये जी या फिर जे पी, दे बोथ वुड बी इक्वल टू 0.216। सो हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, सो उसके बाद जो है हमने स्ट्रेस साइकिल फैक्टर फॉर पिटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, सी एल से डिनोट किया जाता है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और अब हमारे पास जो एन एल है या फिर कह लें कि नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं या पासेस हैं वो हमें यहाँ इनिशली 10⁻7 गिवन है। सो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे और हम यहाँ लिख सकते हैं कि सी एल इज़ इक्वल टू 3.4822 मल्टीप्लाई बाय एन एल विच इज़ 10⁻7 और रेज़ टू द पावर -0.0602. So that would be equal to 1.32. ओके जी, सो नेक्स्ट हमने जो है स्ट्रेस साइकिल फैक्टर फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ अब फाइंड आउट करना है। और अगर इसमें भी देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पासेज हैं वो हमारे पास इस रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3 × 10⁻6 से लेके जो हमारे पास ये 10⁻10 है, ये जनरल ये केस यहाँ लाई कर रहे हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कि L है डैट वुड बी इक्वल टू 1.6831 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 जो कि इनफैक्ट इज रेज़ टू द पावर -0.0323। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डैट वुड बी इक्वल टू 0.996 समथिंग, या फिर से राउंड ऑफ करके 1 लिख सकते हैं। सो के एल फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद जो है हमने हार्डनेस रेशियो फैक्टर फाइंड आउट करना है। और हार्डनेस रेशियो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ओके, अब यहाँ ये नोट करें कि हमारे पास जो गियर पिनियन है और जो गियर की हार्डनेस है दोनों के वो 180 ही गिवन है, यानी कि ये रेशियो जो है बेसिकली 1 है, ठीक है। सो अगर तो ये हमारे पास जो है ये फैक्टर आपके पास कह लें कि ये 1 आपके पास है, ठीक है। सो ये देखें, अगर तो जो है आपके पास, अगर हम इसको यहाँ से जूम इन कर सकें कि when this ratio is less than 1.2 use CH is equal to 1. So अब हमारे पास यहाँ B1 B2 जो है वो सच यहाँ उसके H नहीं है, ठीक है। सो इसके मतलब है कि चूंकि हमारे पास ये रेशियो और ये वैलिड भी जो है आपके पास 1.2 से 1.7 के लिए,
सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे केस में जो आपके पास HBP है, यह है ब्रिनल हार्डनेस फॉर पिनियन डिवाइडेड बाय ब्रिनल हार्डनेस फॉर गियर, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि आपके पास जो CH है दैट इज इक्वल टू 1। सो हमने यह हार्डनेस रेशियो फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है दैट इज़ द टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर फैक्टर जो है हमारे पास 250 फ़ारेनहाइट तक जो है बेसिकली वो एक ही रिलेशन है। सो हम यहाँ कह सकते हैं जी हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन 250 से कम है, सो हम KT इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। उसके बाद हमने रिलायबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, और रिलायबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो भी फर्स्ट केस है, ठीक है, उसमें रिलायबिलिटी जो है 0.99 है, यानी कि हमारे पास जो ये रिलेशन है हमारे पास 0.999 तक है। तो बेसिकली हम इस रिलेशन को भी इनिशियली यूज़ कर रहे होंगे। इसको दोबारा से एक बार हम देख भी लेते हैं। जो हमारे पास रिलायबिलिटी है वो हमें यहाँ गिवन है कि जी 0.99 आपने रिलायबिलिटी रखनी है। सो इसकी वजह से हम ये सेकंड रिलेशन यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो KR है दैट वुड बी इक्वल टू 0.7 माइनस 0.15 log ऑफ 1 माइनस R, ठीक है जी, यानी कि 1 माइनस 0.99। सो इस केस में जो है हमारे पास ये जो CR है दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ KR, यानी कि दैट वुड इवेंचुअली बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 या फिर इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास जो है यहाँ से ये आएगा। ओके, जो अभी हमने यूज़ किया बेसिकली इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती और ना ही इसकी ऐसा कोई जस्टिफिकेशन है, यानी कि आपके पास अव्वल तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिलायबिलिटी है डाटा 0.99, सो ये रिलेशन यूज़ होना चाहिए। मगर अगर हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो KR है वो 0 आ जाता है, सो वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सो हमने क्या किया है कि बेसिकली आपके जब आप बुक देखेंगे तो उसने ये सिंपल ये रिलेशन यूज़ किया है, ठीक है, जो कि मेरे नज़दीक जो है ये सही नहीं है एक्चुअली। उसने यहाँ से इस रिलेशन को बेसिकली यूज़ किया। इस टेबल को हम यूज़ करते हैं तो हम कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं, मगर यहाँ से वो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो पा रही कि आपके पास जो है आपने रिलायबिलिटी फैक्टर जो है आपने वो 1 कैसे अज्यूम किया। सो इन केस अगर आपके पास भी इस तरह का कोई आंसर आता है, सो हमने इस चीज़ को यहाँ से देखना होगा कि रिलायबिलिटी जो है वहाँ रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। सो यहाँ से हम ले लेंगे कि जो है फ्यूअर देन 1 फेलियर इन 100, यानी कि 100 केसेस में एक फेलियर से भी कम के आपको जो है रिलायबिलिटी चाहिए। सो उस केस में आप ये रिलायबिलिटी फैक्टर जो है 1 ले लेंगे, या फिर जो है आप ये फिर ऐसा कीजिएगा कि जो एज़ पर एक्चुअल आपके पास होगा आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। बट एज़ फार एज दिस न्यूमेरिकल इज़ कंसर्न, अभी हम इसे 1 लेके ही हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो है उसकी बेस पे, ताकि जो है आप जब टैली कर सकें बाकी चीज़ों को तो आपके लिए आसानी हो, वरना एक्चुअल में जो है ये 1 नहीं होगा। और अगर लेट से मैं इसको बेसिकली इसको एक्चुअली में सॉल्व करूँगा सो ये 1 नहीं आएगा, ये बेसिकली आपके पास 0.63 समथिंग आएगा। सो या तो फिर एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी हमने 0.63 को राउंड ऑफ करके हमने 1 कर दिया हो। अगर आपने बिल्कुल ही ऐसे होल नंबर लिए तो फिर आपके पास ये फैक्टर भी नहीं आने चाहिए। तो सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, बट अनफॉर्चुनेटली इसको हम उस तरह नहीं डिस्कस करते या सॉल्व नहीं कर सकते। सो विल हैव टू जस्ट टेक इट बाय पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको इसी तरह ही हमें लेके चलना पड़ेगा कि जो CR है वो हमारे पास 1 है। ओके, सो उसके बाद जो है हमने इलास्टिक कोफिशिएंट फॉर पिटिंग रेजिस्टेंस CP फाइंड आउट करनी है। CP के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है, इसमें इलास्टिक मॉडुलस पिनियन का, गियर का और ये तमाम पॉइजन रेशियो वगैरह। मगर हमारे पास चूँकि मटेरियल हमें गिवन है कि स्टील है, ठीक है, सो हम यहाँ से डायरेक्ट यही मटेरियल हम यहाँ से ये रिलेशन ही यूज़ करेंगे, और हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि जी CP जो है हमारे पास वो 2290 है,
और यूनिट्स इसके होंगे स्क्वायर रूट ऑफ PSI। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है, विच इज़ हमने अब जो है स्ट्रेस नंबर और हम एक्चुअल कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं। ओके जी, सो यहाँ से जो है हमें एक तो ये पता है कि जी ये ग्रेड 1 है, ठीक है, और हमारे पास इंपीरियल यूनिट है, तो इसका मतलब है हमने ये रिलेशन यूज़ करना है। सो हम यहाँ से अब SAT फाइंड आउट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 44 इंटू HB विच वॉज 180 प्लस 2100 PSI। सो ये हमारे पास बनेगा 10020 PSI। ओके जी, उसके बाद जो है हमने अलाउएबल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस नंबर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ भी हमारे पास ग्रेड 1 स्टील है और हमारे पास इंपीरियल यूनिट है, सो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि SAC ये स्मॉल में होगा। इक्वल्स 341 मल्टीप्लाई बाई HP विच वॉज 180 प्लस 23620। सो ये आंसर जो है हमारे पास आएगा 85,000 PSI। ओके जी, उसके बाद जो है हमने इसको अब सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है हमसे बेंडिंग के केस में हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है। यहाँ से ST इज इक्वल टू सिग्मा लिख देते हैं, इज इक्वल टू WT। ओके, सो WT अभी हमारे पास यहाँ अभी अननोन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय F विच इज़ 1.1। उसके बाद PD डायमीटरल पिच विच इज़ 5, K0 जो कि हमारे पास 1 था, मल्टीप्लाई बाय KV जो कि हमने फाइंड आउट किया था 1.299, मल्टीप्लाई बाय आपके पास KS है जो कि 0.529 था, मल्टीप्लाई बाय KM विच वॉज 1.254 डिवाइडेड बाय KX जो कि 1 था, और J जो कि हमारे पास 0.216 था। सो ये जो है जब हम फाइंड आउट करेंगे सो हमारे पास ये आ जाएगी 18.13 WT। इसी तरह जो है हमने यहाँ अलाउएबल भी फाइंड आउट कर लेते हैं और रिलेशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे ताकि जो है हम यहाँ से अलाउएबल फाइंड आउट कर सकें। अलाउएबल जो है हम ये रिलेशन है और इसको हम यहाँ मैं यूटिलाइज इसको कर रहा हूँ। SWT इज इक्वल टू SAT जो कि हमने फाइंड आउट किया था अराउंड 10020 मल्टीप्लाई बाय KL जो कि हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय SF जो कि हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो भी 1 है, KT जो है वो भी 1 है टेम्परेचर, और KR रिलायबिलिटी अभी उस पर हमने एक बड़ी एक डिस्कशन की है। सो उसको भी हम जो है यहाँ 1 एज्यूम कर रहे हैं या 1 लेके चलेंगे, और SWT हमारे पास आएगा सिंपली चूँकि तमाम वैल्यूज़ 1 है, सो डैट वुड बी 10020 PSI। सो अब हमने क्या करना है कि इसका मतलब है कि अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को जो है अगर हम यहाँ सामने रखें, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 18.13 WT इज इक्वल टू 10020 और यहाँ से हमारे पास जो WT है वो हमारे पास आएगा अराउंड 552.6 LB। इस वजह से चूँकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आपके इल्म में होगा कि हमने जो बेंडिंग था उसके केस में ये 1 रखा था। सो अगर ये 1 है सो इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रेसेस जो हैं लाजमत इक्वल है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास जो है 1 है। सो
इस तरह जो है हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। ओके, और इसी तरह जो है अब हम आ जाते हैं वेयर के ऊपर। वेयर के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ SC फाइंड आउट करेंगे। सो SC इज इक्वल टू सिग्मा C इज इक्वल टू CP, जो कि हमने 2290 था हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय WT जो है यहाँ एज इट इज़ दोबारा आ रहा होगा, और इसी तरह F जो है वो 1.1 है, DP हमने फाइंड आउट की थी वो 5 है, मल्टीप्लाई बाय I जो है वो हमने फाइंड आउट किया था 0.065 है, मल्टीप्लाई बाय K0 भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय KV जो है वो भी हमारे पास हमारे पास 1.299 है, मल्टीप्लाई बाय KM है जो कि हमारे पास 1.254 है, मल्टीप्लाई बाय CS है विच इज़ 0.575, और मल्टीप्लाई बाय CXC जो कि हमारे पास 2 था, और ये कंप्लीट जो है रेज़ टू द पावर 1/2। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास ये जो फाइनल वैल्यू आएगी डैट वुड बी 5242 स्क्वायर रूट ऑफ WT। ओके जी, ये तो हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये जो सेकंड इक्वेशन थी SWC, इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ यूटिलाइज़ कर लेते हैं इसको। सो SWC इज इक्वल टू SAC जो कि हमारे पास इस केस में हमारे पास आया था 85,000, मल्टीप्लाई बाय CL जो कि हमारे पास 1.32 है, मल्टीप्लाई बाय CH जो कि हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय SH वो भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय KT वो भी 1 है, CR जो है वो भी 1 है। सो ये वैल्यू हमारे पास आती है अराउंड 112 PSI। सो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5242 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ WT इज इक्वल टू 112 या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो WT है डैट वुड बी इक्वल टू अराउंड 458.1 LBF। ओके, सो हम इसी को यूटिलाइज़ करेंगे और यहाँ से पावर फाइंड आउट करेंगे। सो पावर का रिलेशन जो है आपके पास यहाँ बल्कि इनफैक्ट ओके, सो H इज इक्वल टू WT मल्टीप्लाई बाय VT डिवाइडेड बाय 33,000। सो ये हमारे पास जो है डैट वुड बी 458.1 मल्टीप्लाई बाय V विच इज 785.4 डिवाइडेड बाय 33,000। सो ये हमारे पास आएगा 10.9 HP। और इसी तरह जो है हम यहाँ भी वेलोसिटी हम स्किप कर गए, सो इसको भी यहाँ बेंडिंग के केस में भी फाइंड आउट कर ले। सो H वुड बी इक्वल टू WT मल्टीप्लाई बाय VT डिवाइडेड बाय 33,000। WT हमारे पास यहाँ 552.6 है मल्टीप्लाई बाय VT विच इज़ 785.4 डिवाइडेड बाय 33,000। सो ये हमारे पास जो है आएगा 13.2 HP। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इस गियर की रेटेड हमने फाइंड आउट कहना है कि जी हमारे पास जो है ये क्या बेसिकली होगी, रेटेड पावर होगी, ठीक है। सो H वुड बी द मिनिमम ऑफ 12.9 और 10.9 HP जो कि हमारे पास दोनों केसेस में, सो डैट इज इक्वल टू 10.9 HP। सो हमारे जो न्यूमेरिकल है उसका एक पार्ट जो है हमारा खैर समवट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें यहाँ जो कहा गया था, ठीक है, वो ये था कि जी आपके पास जो
इनफैक्ट हम यहाँ ऊपर टॉप से देख लेते हैं। क्योंकि जी हमें यह कहा गया था, ठीक है, हमने जो है पार्ट ए में पावर रेटिंग फाइंड आउट कर ली, ठीक है, पार्ट बी के लिए हमने फाइंड आउट कर ली। रिलायबिलिटी कहा गया कि जी रिलायबिलिटी जो है 0.995 है, और आपके पास जो रेवोल्यूशन है वो 10⁻⁹ है, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2001.5। सो हमने जो है पावर रेटिंग अब फाइंड आउट करनी है। सो अब हम इस पार्ट को भी देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आई थिंक मैं यहीं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ताकि अब जो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट अब शुरू होने वाला है। सो ओके जी, सो लेट्स चेंज द कलर एज वेल। हमें ये पता है कि जी 10⁻⁹ साइकिल्स हैं, और हमें पता है कि जी रिलायबिलिटी जो है डेट इज़ 0.995। SF इज इक्वल टू SH इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। और सो अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसमें चेंज होंगे, ठीक है, वो पहले हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, फिर जो है उनको हम बारी बारी ऊपर जाके भी देख लेते हैं। एक जो है हमारे पास यहाँ की L चेंज होना है, उसके बाद जो है यहाँ लाजमत है कि R भी चेंज होगा, ठीक है, ओके, R चेंज होगा तो लाजमत है उसके साथ CP चेंज होगा, ठीक है, और सॉरी CR चेंज होगा, उसके बाद जो है यहाँ CL भी चेंज होगा। ओके जी, सो विल टेक इट वन थिंग एट अ टाइम। और सबसे पहले जो है डायरेक्ट मैं फार्मूला ही यहाँ लिखूँगा आपके पास बेंडिंग के केस में। पहले बेंडिंग को डिस्कस कर लेते हैं, और जिसके लिए रिलेशन था हमारे पास that was ST equals to sigma equals WT transmitted load divided by phase width which was 1.1। बल्कि इनफैक्ट हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं पहले। ओके जी, सो और साथ ही इसको सो 1.1 सॉरी हमने उल्टा कर लिया। ये हमारे पास जो है डिफरेंट फार्मूला आ गया, और हम एक्चुअल फार्मूला सॉरी कॉपी कर लेते हैं, विच इज़ this one। ओके, सो अब ये फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं, और इनको हम अब यूटिलाइज करेंगे। ओके जी, डायमीटर पिच हमारे पास 5 है, K0 1 है, KV 1.299 है, मल्टीप्लाई बाय KS जो कि हमारे पास 0.529 मल्टीप्लाई बाय KM 1.254 डिवाइडेड बाय KX जो कि 1 है, और J 0.216 है। सो ये हमारे पास जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम्स ये हमारे पास 18.13 WT आएगा। जो फ़र्क आएगा वो अब यहाँ इस इक्वेशन में आएगा। जो आपके पास SWT है डेट वुड बी इक्वल टू SAT
जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया था 10020 मल्टीप्लाई बाय के एल, जस्ट लाइक सॉरी यहाँ के एल जो है चेंज हो रहा है, सो हम यहाँ के एल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब के एल को फाइंड आउट करने के लिए हम अब सेकंड इक्वेशन जो है इसमें यूज़ होगा, सो डैट वुड बी 1.683 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू द पावर माइनस 0.0323, सो डैट वुड बी इक्वल टू 0.8618। और इसी तरह की आर जो है वो अब हमारे पास जो है, जो सेकंड रिलेशन था इसमें, जो कि एक्चुअली 0.99 के लिए भी यूज़ होना चाहिए था, वो अब यूज़ होगा माइनस 0.25 लॉग ऑफ log of 1 माइनस 0.995। सो के आर जो है वो हमारे पास आता है यहाँ 1.075 और जो सी आर है वो हमारे पास आएगा 1.037। ओके, सो एक आई थिंक चीज़ यहाँ करेक्शन करना यहाँ ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ डिस्कशन करके आए हैं। यस हियर, अच्छा यहाँ जो है एक्चुअली यहाँ सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी एक मिसकैलकुलेशन हो गई थी। ये आपके पास 0.7 है, 0.15 और ये लॉग ऑफ जो 0.01 आता है ये 2 आता है, -2 आता है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाना था। सो आपके पास इवेंचुअली के आर 1 ही आना था, ठीक है। सो ये आई थिंक जो मैं पहले जो इसको जब हम सॉल्व करते ही किए, थोड़ा सा जो है मेरे एंड पे ये मिस्टेक हो गई थी, काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, मगर अभी भी जो जस्टिफिकेशन है वो इसकी हमारे पास नहीं है कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास इस चीज़ की जस्टिफिकेशन है कि जो है ये जो वैल्यू है जो 1 आती है वो इसको यूज़ करते हुए वो 1 ही आएगी। सो ओके, अब आपके पास जो एक्चुअल केस होगा, सो हमने आपने एज पर एक्चुअल जो है इसको लेकर चलना। सो उसके अलावा जो है सच इसमें यहाँ -2 और ओके जी। सो अब हम जो है अपने एक्चुअल पार्ट की तरफ चले जाते हैं, फाइनल पार्ट की तरफ। ओके, सो सी आर हो गया, सी एल जो है ये भी हमारे पास चेंज होना था और ये हमारे पास बनना था 3.4822 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 और रेज़ टू द पावर -0.0602, जो कि आपके पास 1 आना था। ओके, सो अब हम SWT पे आ जाते हैं। सो हमने फर्स्ट पैरामीटर जो है यहाँ लिख लिया है और उसके बाद की L है जो कि अभी हमने डिस्कस किया 0.8618 डिवाइडेड बाय SF, इस केस में 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय KT जो कि 1 है और KR है जो कि 1.075 है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास आएगा 5355। अच्छा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट लाइक लास्ट टाइम हम जो है कंपेयर करेंगे। यहाँ देखें SF जो है चेंज हो गया, SF जो है यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया। सो हम यहाँ सिंपली इसको लिख सकते हैं, अगर आप बल्कि इनफैक्ट जो है जब इस न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको स्लाइड में वो पार्ट दिखा भी दूंगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 18.13 WT इज़ इक्वल टू 5355, या फिर हमारे पास जो WT है वो आएगा अराउंड 295.5
4LBF। ओके जी, सो इसके बाद जो है हम यहाँ सी के ऊपर आ जाते हैं, और बल्कि इनफैक्ट हम पहले यार इसके एच निकाल लिया जाए। सो एच इन दिस केस वुड बी सिंपली बी WT यानी कि 295.4 मल्टीप्लाई बाय velocity which is 785.4 divided by 33,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपके पास ये वैल्यू आएगी अराउंड 7 HP। ओके, उसके बाद हमने ये C फाइंड आउट करना था। सो C या फिर सिग्मा C डैट वुड बी इक्वल टू CP, जो कि हमारे पास सिंपल बिल्कुल, इनफैक्ट आई थिंक मैं वहीं से डायरेक्ट इक्वेशन ही हम पुट कर देते क्योंकि ऐसा इसमें कोई पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास था अराउंड 542 सॉरी 5242 5242 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ WT। और जो हमारे पास वैल्यू चेंज होनी है वो हमारे पास ये वैल्यू चेंज होनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि SWC इक्वल्स टू SAC, जो कि जस्ट लाइक लास्ट जो हमने पार्ट किया 85,000 मल्टीप्लाई बाय CL विच इज़ 1, CH जो है वो भी 1 है, SH जो है 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय KT जो कि हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय CR जो कि 1.037 है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगी वैल्यू अराउंड 54640 PSI, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास 5242 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ WT इज इक्वल टू 54640 PSI। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं सो हमारे पास जो WT है वो आएगा 108.6 LBF। ओके, सो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है उसके बाद सिंपली हमने इसकी जो पार है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो H वुड बी इक्वल टू 108.6 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच वाज 785.4 डिवाइडेड बाय 33,000। सो ये हमारे पास आता है 2.58 HP। ओके जी, सो इसी तरह जो है जब आपने वो पावर डिफाइन करनी है सो हमने मिनिमम लेना है वैल्यू, ठीक है, यानी कि H के लिए इसको एक्चुअली लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि H इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 7 and 2.58 जो कि हमारे पास 2.58 HP आएगा। सो इस तरह जो है ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है और हमने ये तीनों पार्ट कर लिए। अब हम स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ एक दो चीज़ें जो है मैंने आपको मेंशन जो है डिस्प्ले करानी है वो ज़रूरी होगी। ओके, सो हमने तमाम ये डिस्कशन करते हुए ये पैरामीटर था। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा जिसको अभी मैं जूम करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये आप बेंडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के केस में देख रहे हैं कि SF इज इक्वल टू सिग्मा अलाउएबल डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि आपके पास जो ये बेंडिंग स्ट्रेंथ नंबर आता है और इसको आप डिवाइड करते हैं तो बेसिकली इसके इक्वल होता है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। अब बुक में क्या अप्रोच यूज़ की गई है कि आपके पास जो है यहाँ सिंपल सिग्मा के साथ आप 1.5 जो ये फैक्टर हम यूज़ करते हैं
ये बेसिकली उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है। सो इस वजह से जो है जब हमने सेकंड न्यूमेरिकल में जब वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 1.5 ले लिया था, सो हमने SF जो है वहाँ उसकी वजह से हमने सिंपल दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया और हमने वो फाइंड आउट कर लिया। सो ये जो है इसमें कह लें कि सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा जो है इसमें कह लें कि इसमें सॉर्ट ऑफ एक कैच है। सो ये जो है आपको कह लें कि इन कंसिडरेशन रखना पड़ेगा कि हमने बिल्कुल इस तरह बुक की अप्रोच को ही जो है हमने यूज़ करना है। ओके, बिल्कुल हमने उसी तरह जी हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, पिच डायमीटर, वेलोसिटी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह फाइंड आउट करते, ओवरलोड फैक्टर फाइंड आउट किया, डायनामिक फैक्टर, साइज फैक्टर फॉर बेंडिंग, उसके बाद क्राउनिंग फैक्टर था, उसके बाद साइज फैक्टर फॉर पिटिंग रेजिस्टेंस, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लेंथ वाइज कर्वेचर फैक्टर, उसके बाद पिटिंग रेजिस्टेंस, ज्योमेट्री फैक्टर, ठीक है, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्योमेट्री फैक्टर, स्ट्रेस साइकिल फैक्टर फॉर पिटिंग रेजिस्टेंस, उसके बाद स्ट्रेस साइकिल फैक्टर फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ, उसके बाद हार्डनेस रेशियो फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, रिलायबिलिटी, इलास्टिक कोफिशिएंट उसको हमने डिस्कस किया, उसके बाद लॉयबल बेंडिंग स्ट्रेंथ नंबर, ठीक है, या फिर जो आपके पास लॉयबल स्ट्रेस होती है वो, और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ लॉयबल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस नंबर, ये हमने फाइंड आउट किया। इसको यूज़ करते हुए हमने बेंडिंग के केस में आ गए, जहाँ हमने हमारे केस में जो थी वैल्यू हमने वो इन टर्म्स ऑफ जो आपके पास लोड था उसको हमने फाइंड आउट की। उसके बाद जो है अलाउएबल स्ट्रेस हमने फाइंड आउट की, दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया है और उसके बाद WT निकाला, H निकाला। सिंपल इसी तरह ही हमारे पास पहले बेंडिंग का केस था, उसके बाद वेयर का केस था, उसके बाद हमने 10⁻9 साइकिल पे जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हमने चेंज किया और हमने ये फाइंड आउट किया। जो इसमें एक हमारे पास कैच था, या कह लें कि जो अभी तक हमने डिस्कशन की है और जो जस्टिफाई नहीं हो सकता, जो कि बुक में अप्रोच फॉलो की गई है, वो आपके पास ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट रिलायबिलिटी जो कि 0.99 थी, उसमें हमने ये फैक्टर यूज़ किया गया। सो ये फैक्टर यूज़ करने से जो है आपके पास जो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। अगर लेट से अगर यहाँ लेस देन और इक्वल टू आपके पास होता, फिर शायद हम इसको यूज़ कर भी लेते, बट बुक ने जो है फॉर सम रीज़न जो है इसको यूज़ किया हुआ। सो विल हैव टू जस्ट टेक बाय डैट, और जो वैल्यू है, जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही है, आपके पास वैल्यू जो है एक्यूरेट ही आ रही होगी। जो एक और इसमें कैच है, कह लें कि सॉर्ट ऑफ वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, वो लाजमी आता है। अभी हमने यहाँ अभी स्लाइड्स के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि वो हमारे पास ये फैक्टर है। कि आपके पास जो है यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा लॉयबल डिवाइड बाय सिग्मा। सो ये जो है आप हमने जो है इसका ख्याल रखना है, और वो फैक्टर जो है 1.5 चूँकि यहाँ आपके पास यहाँ डिवाइड हो रहा था। सो जो हमने न्यूमेरिकल में जब हमने सॉल्व किया, हमने दोनों साइड्स को हमने बेसिकली इक्वली हमने कंपेयर किया हुआ था। सो ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा कैच है, और आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट। अब इसके बाद जो हमने वार्म केयर को स्टार्ट करना है।